ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लास्ट वीडियो में मैंने आपको लायबिलिटी का पार्ट करा दिया था। सो आज की वीडियो में हम लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट टर्म करने वाले हैं, जिसका नाम है एसेट्स। स्टूडेंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके 11th की अकाउंटिंग या 12th की अकाउंटिंग में हमेशा यूज होने वाले टर्म्स हैं। सो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर आपने लायबिलिटी वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप वो पहले देख लें, तभी आप एसेट देखें, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं एसेट्स के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं हम। सो एसेट्स, जो कि बेसिकली आपको इतनी तो जानकारी हो गई होगी अभी तक, अगर आपने अकाउंट्स ली है क्लास 11th में, कि एसेट्स जो होता है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऐसी चीज जिसपे कंपनी का पूरा पूरा अधिकार होता है उसको एसेट्स बोलते हैं। और ये लायबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, क्योंकि कंपनी दो अकाउंट बनाती है, एक लायबिलिटी का और एक एसेट का। सो लायबिलिटी हो गया कंपनी के ऊपर जितना उधार है, जो भी पैसा लायबिलिटी में होता है उसको उधार समझ के कंपनी रखती है, और वो एक ना एक दिन लौटाना होता है। लेकिन एसेट्स के साथ बिल्कुल उल्टा केस है। एसेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसको किसी को नहीं लौटाना। हालांकि क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से क्या हमने पढ़ा है कि एक आदमी जिसका बिजनेस है और उसका जो असली फर्म है, उसकी जो कंपनी है, वो दोनों अलग आइडेंटिटी रखते हैं। सो कंपनी की जो एसेट है वो बेसिकली उन पैसों से ली गई है जो कंपनी को उधार मिले हैं। तो मान लेते हैं कि किसी दिन अगर कंपनी को काम बंद करना पड़ गया है, कंपनी बंद हो रही है किसी भी वजह से, तो उस दिन कंपनी सारा की सारी अपनी जो एसेट्स है वो बेच के पैसा लाके जिन लोगों से उसने उधार लिया हुआ है उन सबको पैसा लौटा देगी, और खुद के पास कोई भी बैलेंस नहीं रखेगी। उसके पास जो नील बैलेंस होगा उसी से आप समझ जाएंगे कि एसेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था कि एसेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं, जिनको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते। क्लियर? सो आज की क्लास में एसेट पे फोकस करते हुए हमको चलना है। सिर्फ और सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, उधार की बात बहुत हो गई। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की बात। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। एसेट्स में पहला पॉइंट लिखा है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस। सो किसी भी पर्सन या किसी भी बिजनेस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब उस पर उसका अधिकार होता है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास भी आपकी कई ऐसी चीजें होंगी जिन पे आपका अधिकार होगा, जैसे कि आपने पेन खरीदा या पेंसिल खरीदी, आपका स्कूल बैग हो गया, या आपके पास अगर साइकिल है तो वो जो साइकिल हो गई। आपके फैमिली के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे उनका अधिकार होता है। जैसे कि आपका घर है, आपका खुद का घर है, तो वो जो घर है वो आपकी एसेट होगी, वो प्रॉपर्टी होगी। या अगर आपके पास बाइक है, आपके पेरेंट्स के पास बाइक, स्कूटर या कार है, तो वो प्रॉपर्टी में आ जाता है। कोई भी फर्नीचर पड़ा हुआ है अगर आपके घर में, तो वो भी एसेट्स में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपका पूरा पूरा अधिकार है उसको एसेट्स बोला जाता है। आगे बढ़ते। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच एनेबल्स द फर्म टू गेट कैश इन द फ्यूचर। तो यहां पर ये क्या है स्टूडेंट्स, फर्म एसेट्स को क्या समझ के चलती है, एक कैश के रूप में भी देख के चलती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कैश की जरूरत पड़ गई तो वो जो एसेट है कंपनी के पास, उसको बेच के वो कैश ले सकती है मार्केट से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, एसेट को एक कैश का रूप भी बोला गया है। तो जितनी भी एसेट्स हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं, किसी ना किसी भाव तो बिकेंगी। अगर मान लो बिल्कुल ही खराब एसेट पड़ी हुई है तो उसको कबाड़ के भाव तो बेच सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ना, तो उसको कैश के रूप में देखा जाता है। क्लियर? तो ये एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया कंपनी का। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिससे कंपनी पैसे या कैश कमा सकती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल। सो यहां पे बहुत सारे वैसे तो एग्जाम्पल हो सकते थे, लेकिन फिलहाल 3 एग्जाम्पल समझिए। लैंड, जमीन हो गई। अब जमीन भी खरीदी जाती है, बेची जाती है। तो अगर कंपनी के पास जमीन है खुद की, तो वो हो गई उसकी लैंड, वो हो गई उसकी एसेट। बिल्डिंग, तो कंपनी के पास बिल्डिंग भी हो सकती है जहां पे उसका ऑफिस होगा, जहां पे मेन काम चलेगा। बिल्डिंग भी होती है, प्लांट भी होता है। प्लांट होता है एक फैक्ट्री टाइप होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। बिल्डिंग में हिसाब किताब रखने का काम किया जाता है। गुडविल, अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो हमको दिखाई देती है ना।
जैसे कि मैंने आपको आपका पेन पेंसिल का जो भी एग्जांपल दिया था, आपकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो एसेट्स है उसका जो एग्जांपल दिया था, तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं स्टूडेंट्स कंपनी के पास जो कि एसेट होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मिस्टर इंडिया टाइप होती हैं, मतलब उन पे अधिकार तो होता है और उनकी वैल्यू भी होती है। सबसे अच्छी बात यह, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो कीमत में, उसकी कीमत होगी मार्केट में, उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा आपको, लेकिन दिखेगी नहीं। अब आप भी हैरान हो रहे होगे कि सर ऐसी कौन सी चीज है जिसको बेच दो तो वो दिखती, मतलब वैसे तो नहीं दिखती लेकिन उसको बेचने पे पैसा मिल जाता है। भाई ऐसी चीजें होती है। एग्जाम्पल है गुडविल। हालांकि इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा एसेट के टाइप आपको बताने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। लेकिन गुडविल फिलहाल समझ जाओ कि कंपनी का जो नाम होता है, नाम मतलब कंपनी की जो एक पहचान होती है उसके कस्टमर्स के बीच में, या जो भी जिस मार्केट में कंपनी काम कर रही है उस मार्केट में जो उसकी फेम होती है, एक नाम होता है, उसको बोलते हैं गुडविल। और वो नाम क्या फ्री में मिल जाता है उसको? नहीं, नाम बनता है मेहनत से, किसी जगह पे टाइम देके। अब आपने स्टूडेंट्स सुना है कि जैसे आपने शूज की कंपनी के बारे में सुना होगा, जैसे कि एडिडास हो गए, एडिडास शूज होते हैं। उसके अलावा नाइक शूज होते हैं, नाइकी बोलते होंगे, ठीक है। उसके उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? प्यूमा होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है ये इतने महंगे क्यों बेचते हैं अपनी शूज? हालांकि शूज आपको 1000 या 1500 के भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इनके शूज जो होते हैं वो 5000, 10,000, 15,000 की रेंज में आते हैं। तो ऐसा क्या है स्टूडेंट्स? चीज वो सेम, दोनों दोनों जो कंपनीज होंगी, एक सस्ते में दे रही है दूसरी महंगे में दे रही है, हालांकि चीज जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, क्वालिटी भी सेम होगी, चीज दोनों ने जो लगा रखी होगी वो भी सेम होगी स्टूडेंट्स, लेकिन रेट का फर्क होता है। ये जो रेट का फर्क है वो क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड बनाया हुआ है अपना। और ब्रांड मतलब क्या होता है? ब्रांड होता है एक नाम जो कि कई साल काम करने के बाद उन्होंने बनाया है मार्केट में। और कई साल काम कौन सी कंपनी कर पाती है स्टूडेंट्स? जो सर्विस अच्छी देती हो कस्टमर को, कस्टमर उसके एक बार सर्विस लेने के बाद दोबारा उसके पास आए, तो ऐसी कंपनी ही मार्केट में अपना नाम बना पाती, और इन्हीं का गुडविल बढ़ता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसके पैसे कैसे मिलते हैं? अब मान लो एडिडास कंपनी अपना बिजनेस बेचने पे आ जाए, तो उसके पास, मान लेते हैं उसके पास 10 करोड़ की एसेट है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए, हालांकि इससे ज्यादा ही होगी क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, आपको पता ही है। तो 10 करोड़ की उसके पास एसेट है। अब इसको अपना बिजनेस बेचना है। अब वो जब बिजनेस बेचने गए, जब मीटिंग करने बैठे, जहां पर वो बिजनेस के खरीदार भी आए हुए थे, तो एडिडास ने बोला देखो मेरे को चाहिए 50 करोड़। अब वो हैरान हो गया, जो खरीदने वाला आया था, वो कह रहा है कि 50 करोड़ कैसे? आप तो मुझे 10 करोड़ का सामान दे रहे हो ना, मतलब जितनी भी आपकी एसेट है, जितना भी फर्नीचर वगैरह जो भी पड़ा हुआ है, अगर मैं बेच दूं तो मुझे 10 करोड़ मिलेगा, तो आप 50 करोड़ क्यों मांग रहे हो? एडिडास वाला बोलता है देखो सर, आप है ना 40 करोड़ जो दोगे एक्स्ट्रा, देखो 10 करोड़ तो वो सामान के दे रहे हो मुझे, वो तो चलो मार्केट में बेच दो तब भी 10 करोड़ ही मिलेंगे, आप ले जाओ तब भी आप 10 करोड़ मुझे दे दो। 40 करोड़ मैं ले रहा हूं अपने नाम के, जो मैं नाम भी आपको साथ में दे रहा हूं एडिडास का, और ये नाम जो होगा ना, ये आपको कई साल तक, आने वाले कई साल तक प्रॉफिट दिलाता रहेगा, है ना? तो एक बात बताओ, जो ये नाम है जब आपको आने वाले कई साल तक प्रॉफिट दिलाएगा, तो क्या उस प्रॉफिट में से मेरा कुछ शेयर नहीं बनना चाहिए? आपको सीधा सीधा मैं बस 10 करोड़ में सारा सामान बेच दूं, काम खत्म हो जाएगा, आपका तो डबल प्रॉफिट आएगा, ट्रिपल प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कस्टमर तो सामान लेगा, उसको ओनर से तो चलो कोई मतलब नहीं है, मैंने बेच दिया आपने खरीदा, आप बिल्कुल सेम चीज दे दो, कस्टमर उतना पैसा दे देगा आपको। कस्टमर बनाने में जो मेहनत लगी वो तो मेरी थी ना, तो 40 करोड़ रुपए उसके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं गुडविल। हालांकि ये दिखाई नहीं देगी, ये कोई दिखने वाली चीज नहीं है। मैं अपनी चेयर से उठूंगा जब मैं बिजनेस बेच दूंगा, कोई और मेरी चेयर पे आके बैठ जाएगा, कोई भी एडिडास वगैरह या कोई भी ऐसी चीज गुडविल के तौर पे दी या ली नहीं जाएगी। क्लियर? हाँ, कुछ पेपर पे साइन होता है, वो आगे जाके आप समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझ जाओ कि गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल चीज है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल हो गई, मतलब नहीं दिखने वाली। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं।
तो ये 4 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट की पहचान। पहला, शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। तो एसेट जो है स्टूडेंट्स वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिजनेस का अधिकार होना चाहिए उस चीज पर। दूसरा, मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बता दिया है, टेंजिबल वो एसेट जो दिखती है, इनटेंजिबल वो एसेट जो नहीं दिखती। शुड हैव सम वैल्यू। सो स्टूडेंट्स उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब ये वैल्यू क्या, ये पैसे की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझना। ये जो वैल्यू है, चलो इससे पहले लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं, कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन मनी टर्म्स। तो हमको पता है कि एसेट जो होगा वो हमको रिकॉर्ड करना होगा अपने अकाउंट में, तो उसमें कोई अमाउंट तो डालेंगे ना, तो वो मनी जो होगी ना, मनी के टर्म में उसके अमाउंट मेजर किया जा सके, तभी हम उसको एसेट मानेंगे। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको हम मनी के फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते हैं, तो उसको एसेट नहीं मानते। कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर? अच्छा, मनी वाला तो ये पॉइंट है, तो ये वैल्यू क्या चीज? स्टूडेंट्स वैल्यू हो गई कि कंपनी के लिए जो एसेट है, जो चीज है, वो किसी ना किसी यूज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कबाड़ पड़ा हुआ है कई साल से और उसको हम एसेट मानने लग जाएं। मान लो बिजनेस में एक मशीन पड़ी थी जो 20 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने उसको यूज नहीं किया, बस ऐसे कबाड़ की तरह पड़ी हुई है। लेकिन जब बिजनेस मैंने बेचा तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब मैं बेच रहा हूं तो उसकी कीमत भी लगा रहा हूं। जो खरीदने वाला जब मेरे से बात कर रहा है तो मैंने बोला देखो भैया उसकी भी कीमत आपको देनी होगी। अब वो कह रहा है कि भाई ये 20 साल से आपने इसको एसेट तो माना नहीं, इसकी कोई यूज तो है नहीं आपके लिए, तो इसकी कीमत क्यों दूं मैं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसको मैं कबाड़ के भाव बेच देता हूं। तो बेसिकली यहां पे स्टूडेंट्स उसको एसेट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसकी कोई यूज ही नहीं है आपके लिए, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, उसको एसेट नहीं कहेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये वैल्यू बताता है, मतलब कंपनी के लिए कोई वैल्यू होनी चाहिए। और ये वाला पॉइंट है कि उसको मनी में मेजर किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये एसेट्स के सभी बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको टाइप ऑफ एसेट्स करा देता हूं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की तरफ। सो यहां आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना दिया है, एक डायग्राम है जिसमें टाइप्स ऑफ एसेट लिखी है। सबसे पहले करंट, फिर नॉन करंट और फिर फिक्टिशियस एसेट्स। अब समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। सो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तरह ही है। करंट लायबिलिटीज में क्या पढ़ा था हमने कि ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर हमको खत्म करनी है, हमको पैसे देके निपटाना है। तो करंट एसेट्स भी कुछ ऐसे ही है स्टूडेंट्स, ऐसी एसेट्स जिसको हम कैश में बदलना चाहें 1 साल के अंदर अंदर। सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट्स इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। सो इसके एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक खरीदा या रॉ मटेरियल खरीदा और उसको मैं बेचना चाहता हूं। देखिए दो तरह के काम होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सेलिंग एंड परचेज, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैं कुछ रॉ मटेरियल लेता हूं, उसका कुछ सामान बनाता हूं और फिर बेचता हूं। लेकिन सेलिंग और परचेज में क्या होता है, एक जगह से सामान लिया और दूसरी जगह सामान दिया, इसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो मान लेते हैं सेलिंग और परचेज का एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कुछ सामान लेके रख लिया। अब स्टूडेंट्स उस सामान को मैं करंट एसेट्स में डालूंगा, क्यों? क्योंकि उस सामान को मैं बेचना चाहता हूं बहुत जल्दी, और जैसे ही उसको बेच दूंगा तो इसका मतलब होगा मैंने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे एसेट्स जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करना चाहूं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। सो स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। डेटर्स होता है ऐसे लोग जिनको मैंने उधार दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स जो लोग मेरे बिजनेस में हेल्प करते हैं, जो ऐसी कंपनीज है जहां से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं या रॉ मटेरियल या जो सामान है मैं किसी कंपनी को बेचता हूं, तो वो ये मेरे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं सारे। तो स्टूडेंट्स इनमें से कुछ डेटर भी होते हैं जो मेरे से उधार लेके बैठे हुए हैं। अब मैं कोशिश ये करता हूं कि इसको करंट एसेट्स में डालता हूं ताकि वो जो उधार है वो मेरे पास जल्दी आ जाए वापस, जो पैसा मैंने दिया हुआ है उधार। तो इसीलिए 12 महीने मतलब 1 साल के अंदर अंदर डेटर्स से जो पैसा है वो मैं वापस ले लेता हूं। तो इस तरह डेटर्स भी कन्वर्ट हो गए कैश में। सो स्टूडेंट्स इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अभी आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसके पैसे मैंने पहले ही दे दिए लेकिन जो काम है वो अभी तक नहीं करवाया मैंने, तो वो प्रीपेड हो गया। तो जब तक वो काम नहीं करवा रहा वो तो मेरी एसेट है ना, मैं चाहूं तो वो पैसा वापस भी ले सकता हूं उस ऑफर को कैंसिल करके। सो इसीलिए वो भी एसेट हो जाती है स्टूडेंट्स।
सो करंट एसेट्स में कुछ ये चीजें आती हैं। सो अभी फिलहाल 3 एग्जांपल्स काफी हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिनका एक और नाम है फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि कई सालों तक चले, जो एक साल में चेंज ना हो, जो करंट ना हो, उसको बोलते हैं नॉन करंट या फिक्स्ड। अब जैसे कि आपके यहां कोई भी व्हीकल होगा, गाड़ी, स्कूटर या आपकी साइकिल ही ले लो, तो वो एक साल से ज्यादा ही चलते हैं नॉर्मली, तो वो फिक्स्ड एसेट हो गए आपके घर के लिए। उसी तरह कंपनी के पास भी फिक्स्ड एसेट होते हैं। सो फिक्स्ड एसेट की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, कि एक साल के अंदर अंदर उसको चेंज नहीं करते, वो कई सालों तक, कई अकाउंटिंग पीरियड कवर करने के बाद उसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर? अब इसमें दो तरह की एसेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो ऐसी एसेट्स जिनके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब उसको आप देख पाए, छू पाए या फील कर पाए, तो वो होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर? इनटेंजिबल कौन सी होगी स्टूडेंट्स? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो इनके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बस ये ऑन पेपर्स चलती हैं, या अगर एग्रीमेंट हुआ है तो सिर्फ अगर एग्री हो जाते हैं दो लोग एक दूसरे के साथ, तो उसको भी हम इंटेंजिबल एसेट मान सकते हैं। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस में देखिए स्टूडेंट्स, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये सारी चीजें आपको पता है। लैंड जो भी जमीन होगी, जिस जमीन पे कंपनी काम करेगी। बिल्डिंग और फर्नीचर के एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इनटेंजिबल के कुछ और एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, इनटेंजिबल भी फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है, इसका मतलब एक साल में इसको भी नहीं बदला जा सकता। क्लियर है? तो एक साल में नहीं बदल सकते, और इसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये होगी इनटेंजिबल। एग्जाम्पल, गुडविल का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट भी होता है स्टूडेंट्स। पेटेंट नाम सुना होगा, अगर मान लेते हैं कोई आपने मूवी वगैरह देखी हो अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें पेटेंट की तो कोई बात हुई होगी किसी मूवी में। सो पेटेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब मान लेते हैं कि मेरी एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, और हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि कोई बीमारी है जो बहुत फैल रही है, और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी उस बीमारी का तोड़ निकाले, एक ऐसी मेडिसिन जो उसको ठीक कर पाए। अब ऐसे में कई दिन की मेहनत के बाद मैंने एक ऐसी मेडिसिन बना भी ली। इसमें मेरी मेहनत लगी, मेरी टीम जो थी उसके बहुत सारा टाइम लगा, मेहनत लगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक मेडिसिन तो बना दी। अब स्टूडेंट्स, उस मेडिसिन को कोई और कॉपी ना करे इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तक देखो मेडिसिन मैंने बनाई है, मुझे ज्यादा फायदा होना चाहिए, तो फिलहाल कुछ समय तक, हमेशा के लिए नहीं स्टूडेंट्स, कुछ समय तक मैं उसका पेटेंट कराऊंगा। पेटेंट मतलब क्या है? उसके मैं पेपर्स बनवा लूंगा गवर्नमेंट से या कोर्ट से, जो भी अथॉरिटीज होती हैं वहां से पेपर्स बनेंगे, और उन पेपर्स पे लिखा होगा कि इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा का पूरा अधिकार है वो सिर्फ मेरी कंपनी का है। ठीक है? तो गवर्नमेंट उस पर जब ठप्पा लगा देगी, तो इसका मतलब होगा कि वो अधिकार अब मेरी कंपनी के पास है, और उसमें कुछ पर्टिकुलर साल भी लिखे होंगे स्टूडेंट, जैसे 4 या 5 साल। 5 साल तक के लिए आपको पेटेंट मिलता है, उसके बाद आपका पेटेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन वगैरह या कुछ ऐसी चीज अगर मैं बना रहा हूं जो कि समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं अकेले हमेशा के लिए नहीं बना सकता, उसको और कंपनीज भी आती हैं फिर बनाने के लिए, और गवर्नमेंट इसमें रोक नहीं लगा सकती। क्लियर? तो यहां पर पेटेंट का मतलब आपको समझ आ गया, ये एक तरह का अधिकार होता है, ये ऑन पेपर्स मिलता है। तो जब तक पेटेंट आपके पास है, ये फिक्स्ड एसेट का काम करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए, अब देखो ये एसेट क्यों है, एक और चीज समझो। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको बेच के पैसा कमा सके। अब मान लो कि मुझे बीच में, ये पेटेंट तो था मेरे पास, इसका समय पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन बीच में मुझे अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। ठीक है? मैं सोच रहा हूं कि बेच के कुछ और काम शुरू करूंगा, तो मैंने वो बेचा, तो इस पेटेंट के भी पैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स मुझे, इस पेटेंट के भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि जिसको मैं बेचूंगा उसको बोलूंगा देखो ये अधिकार आपको मिल रहा है कि आपकी ही कंपनी बना सकती है सामान, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा मुझे चाहिए होगा, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी मैं उसे ले सकता हूं। आई होप ये चीज क्लियर है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी ये ट्रेडमार्क होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के आपने देखे होंगे, ट्रेडमार्क में कई चीजें आ जाती हैं। अब जैसे कि उनके नाम का लोगो आ गया, है ना, कोई बड़ी कंपनी होती है तो वो अपना लोगो बनाती है, वो अपना एक ब्रांड नेम डिसाइड करती है, वो भी ट्रेडमार्क में आ जाता है। ठीक है? कोई फोटो होती है जो कि उस कंपनी के बारे में बताती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा
कि फेसबुक, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक का बड़ा अच्छा सा लोगो है, कुछ इस तरह का लोगो है उसका, ठीक है। हालांकि 100% मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तरह का कुछ लोगो है, रोज देखते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। तो ये जो हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये फेसबुक का एक ट्रेडमार्क है। जहां पर भी ये इस तरह का एफ आपको दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि ये इस कंपनी की बात हुई। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये लोगो जो होते हैं इनको बोला जाता है ट्रेडमार्क्स। लोगो हो गया, ब्रांड नेम हो गया, या हॉलमार्क हो गया, कुछ भी हो गया, इनको भी बेचा जाता है। कंपनी को बेचते समय इनका भी पैसा लिया जाता है जो कंपनी को बेच रहा है। क्लियर? तो ये भी आप देख सकते हो, ये है क्या, कोई असली में कोई चीज नहीं है, ये एक लोगो है। ऑन पेपर्स नजर आ जाएगा आपको, या किसी बिल्डिंग पे छपा हुआ नजर आ जाएगा, किसी पेपर पे छपा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ पेपर पे होती हैं। इस लोगो को अगर किसी कंपनी ने रजिस्टर करा लिया तो कोई और कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर? तो इनको भी खरीदा बेचा जाता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया है। अब लास्ट जो एसेट हमारी बचती है वो होती है फिक्टिशियस एसेट। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देती है, लेकिन आपको आसान तरीके से बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है स्टूडेंट्स जो कि ना ही टेंजिबल होती है और ना ही इनटेंजिबल होती है। अब ऐसी कौन सी एसेट होती है? देखिए, नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दे आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड बट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको बताया हुआ है कि ये ऐसे लॉसेज होते हैं या खर्चे होते हैं, ठीक है। खर्चे आपको पता है क्या होता है। अब खर्चे शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के भी होते हैं। लॉन्ग टर्म के खर्चे, मान लो मैंने एक मशीन खरीदी तो वो खर्चा नहीं मानता हूं मैं क्या मानता हूं उसको, एसेट मानता हूं। तो उसी तरह स्टूडेंट्स, ये भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मुझे आने वाले समय में फायदा देंगे, एक साल से ज्यादा समय में। एक साल के से अगर कम समय में दिया होता ना स्टूडेंट्स, तो उसको तो मैं एक्सपेंस में डाल देता, ठीक है, क्योंकि ये रूल है अकाउंटिंग का। अगर एक साल से कम कोई भी खर्चा अगर मैं कर रहा हूं तो एक साल से कम फायदा मिल रहा है मुझे, तो उसको मैं डाल दूंगा सीधा एक्सपेंस में। लेकिन एक साल से ज्यादा मिल रहा है तो उसको मैं एसेट में डाल दूंगा। इतना क्लियर? अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, दे इनकर्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मतलब, इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं। आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट मतलब जब हम लोग कुछ ऐसी स्टेप्स लेते हैं या ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे लोगों को हमारे बारे में पता लग सके, उसको एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, टीवी चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, रेडियो पे कर सकते हो, आप ब्रोशर्स छपवा सकते हो, बैनर्स लगवा सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब चलो मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि एक कंपनी है जिसने बहुत सारे बोर्ड्स बनवाए एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, और उसने हर जगह बोर्ड लगवा दिए। वो कंपनी नई थी तो उसको एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। सो उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट कर तो दिया, लेकिन उसने ये नोटिस किया कि एक साल तक, जो वो साल चल रहा था जिस साल वो कंपनी खुली, तो उस साल में उसने नोटिस किया कि उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आए, उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया, ज्यादा नहीं आए, जितनी उम्मीद थी उसकी उतने नहीं आए। क्लियर? तो उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट को छेड़ा नहीं, उसने ऐसा अपना बोर्ड वोर्ड हटाना नहीं शुरू कर दिया। उसने कहा कि चलो लगे रहने दो, एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो कर दिया। तो उसने क्या किया कि जो खर्चा था वो एडवर्टाइजमेंट पे जो हुआ था उसको चेंज नहीं किया। जो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल तरीके से चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। अब अगले साल क्या हुआ, वही बोर्ड जो उस कंपनी ने लगाए हुए थे पिछले साल, उन्हीं बोर्ड्स को देख देख के लोग उनके पास आने लग गए और उस कंपनी में क्लाइंट्स की भरमार हो गई। अब कंपनी सोच रही है कि मैंने तो कुछ नया नहीं किया, मैंने तो एडवर्टाइजमेंट पिछले साल कराया था और क्लाइंट आ गए इस साल। तो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ये जो मैं एसेट, मतलब जो भी मैंने खर्चा किया उसका फायदा मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था, लेकिन इस साल क्यों मिल रहा है? तो यहां पे कंफ्यूज हो गई कंपनी, मतलब जो अकाउंटेंट थे, जो ओनर था, वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू मैं कहां से निकालूं और कितनी निकालूं, और एक साल में अगर निकालूं तो कितनी लिखूं।
क्या कोई गारंटी है किसी चीज की? कोई गारंटी नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हो प्लांट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, मशीनरी की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, पेटेंट ट्रेडमार्क्स की भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, लेकिन क्या एडवर्टाइजमेंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। आज एडवर्टाइजमेंट करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आज ही आपके पास क्लाइंट्स आने लग जाएंगे या आपका काम बढ़ने लग जाएगा। हो सकता है आपका 1 साल बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, या हो सकता है उसी दिन बढ़ जाए जिस दिन आपने ऐड किया। होता है ना ऐसा, कोई गारंटी तो नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ऐसी एसेट्स जिसकी वैल्यू हमको पता ही ना लग पाए और जिसका फायदा लंबे समय तक चले, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो ये हो गई टेंजिबल भी। टेंजिबल इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की चीजें हम देख सकते हैं, तो फिजिकल उसका है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो भी होती है वो है इस फिक्टिशियस एसेट की। इतना क्लियर? लेकिन इनटेंजिबल की हो गई क्योंकि इसके जो असली फायदे हैं, ठीक है, वो हम नहीं देख पाते हैं। मतलब कभी भी कोई भी ये काम कर सकता है, किसी भी साल ये चल सकता है, किसी भी साल ये ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ना चले। तो इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों ही एसेट्स के इसके पास गुण है, इसके पास जो क्वालिटीज होती हैं दोनों ही एसेट की है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई होप आपको ये लाइन समझ आई। एक बार और समझिए, दे आर लॉसेज, ये ऐसे नुकसान होते हैं जो कि रिटर्न ऑफ उस साल में नहीं किए जाते जब ये होते हैं। मतलब अगर खर्चा किसी साल हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, तो उसको पूरा का पूरा खर्चा मैं उस साल में नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, आने वाले जितने भी साल हैं उसमें उसका खर्चा लिखता रहूंगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। और डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, जो भी डाउट होंगे वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट, जिसमें मैंने आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में स्टूडेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे एक और नए टर्म के बारे में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।